हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो उसका हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है और हमने पिछले वीडियोस में यहाँ तक देखा था कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी देखा था कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि संतृप्त में जब यौगिक में तत्वों के बीच एकल बंध होता है तो उसको संतृप्त कहते हैं, और द्विबंध या फिर त्रिबंध होते हैं तो वहाँ असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब उसी के बेसिस पे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। बेसिकली वहाँ किसी भी यौगिक के बारे में हमने पढ़ा था और यहाँ सिर्फ कार्बनिक यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। कह रहा है मीथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं, हमने वीडियो के पहले ही पार्ट में देखा था। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले अन्य यौगिक एथेन है। अब कह रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन को अगर मिलाते हैं तो एक एथेन भी बनता है जिसका सूत्र है C2H6। अब देखो C2 यानी 2 कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। हाइड्रोजन 6 है तो एक एक कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे। ये होता है एथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सरल कार्बनिक यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया, कार्बन कार्बन को क्या किया है, इसने सिंगल बॉन्ड से जोड़ा है और बाकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऐसे ऐड कर देता है। तो इस प्रकार आप देख सकते होगे इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल हो गए 6 हाइड्रोजन और कार्बन तो 2 हैं ही, तो C2H6 किसका सूत्र है, ये एथेन का सूत्र है। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है। 3 संयोजकता असंतुष्ट होने का क्या मतलब, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, अतः प्रत्येक का आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाएगा जैसा कि स्ट्रक्चर में यहाँ दिखाया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। इसी को ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से दिखाया कि कार्बन यहाँ पे है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे खाली होंगे, सॉरी ये एक ही है, यहाँ एक है, एक यहाँ, एक यहाँ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन के भी पास होंगे तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला इस वाले को देगा, और बाकी के जो बचे हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार इस कार्बन की वैलेंसी टोटल हो जाएगी 8, यानी कि जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना को चित्रित कर सकते हैं जिसका अणु सूत्र है C3H8। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, C3H8 है। तो यहाँ मैं साइड में इसको बना देता हूँ, थोड़ा सा इसके डेंसिटी को कम कर लेते हैं। यहाँ देखो C3 है ना, यानी कि 3 कार्बन होंगे। ठीक है, और उसके साथ 8 हाइड्रोजन है। तो पहले क्या करते हैं कि एक एक वैलेंसी इसके साथ कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते होगे कि 3-3 बाकी है, हर एक कार्बन के पास 3 बाकी है, लेकिन बाहर वाले कार्बन के पास 3 बाकी है। ठीक है, तो 3-3 इसको हाइड्रोजन हम दे देते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब जरा बीच वाले कार्बन को देखो, एक इसके साथ वैलेंसी किया है, एक इसके साथ किया है, यानी इसकी सिर्फ 2 ही वैलेंसी खाली है, तो इसके पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते होगे कि टोटल हमने 3 यहाँ हाइड्रोजन यूज़ किया है, 3 यहाँ हमने हाइड्रोजन यूज़ किया, 2 यहाँ यूज़ किया है, तो 8 हो गए ना। तो इसी को कहते हैं C3H8। और ये किसका हमारा स्ट्रक्चर है, ये प्रोपेन का हमारा है। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। आगे पढ़ते हैं। कह रहा कि आप देखेंगे कि सभी परमाणु की संयोजकता उसके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। तो जाहिर सी बात है, जितनी भी आबंध यहाँ बने उसके साथ ही तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ऐसी यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। और देखो ये एकल आबंध से बना है, इसीलिए इसको कौन सा यौगिक कहेंगे, संतृप्त यौगिक कहेंगे। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते। अब चूंकि ये पूरी तरीके से बॉन्ड इसका कंप्लीट हो चुका है तो ये किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, यानी ये कम अभिक्रियाशील है। बैकग्राउंड जो नॉइज़ है उसको आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि अगल बगल थोड़ा सा छोटा वो झुग्गी वाला एरिया है जिसकी वजह से नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है। किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के अन्य यौगिक C2H4
जिसे हम इथीन कहते हैं, इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं। हम पहले जैसा चरणबद्ध विधि अपनाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ हम बात कर रहे हैं C2H4 के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम है इथीन। इस इथीन को, अच्छा जो भी नाम मैं बता रहा हूँ ना उसका फार्मूला आप याद रखो, C2H4। इसको हम लोग को स्ट्रक्चर करना है, यानी 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ हमने 2 कार्बन ले लिया, एक अलाबन से जोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है बाकी का जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी की रहेगी, 3। तो हमने 2 हाइड्रोजन इसके साथ दे दिया, 2 हाइड्रोजन इसके साथ दिया, अभी भी कार्बन की एक वैलेंसी बाकी है। तो ये कार्बन, इसकी भी वैलेंसी बाकी है, इसकी भी वैलेंसी बाकी है, तो ये क्या करता है, आपस में डबल बॉन्ड बना लेता है। तो जो हमारा C2H4 होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, बाकी जो हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में एकला बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा C2H4 का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे कह रहा है कि हम देखते हैं कि प्रति कार्बन परमाणु एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है। जैसे यहाँ असंतुष्ट था ना, इसको तभी संतुष्ट किया जाता है जब दोनों कार्बनों के बीच द्विया बंध होता है, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, जिसे हमने निम्नलिखित, अब देखो उसी स्ट्रक्चर के जो मैंने यहाँ बनाया था उसको यहाँ पे बना के ये दिखा दिया है। आगे कह रहा है, यहाँ देखो उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से ऐसे बनाया है, ये कार्बन है, इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना साझा कर रहा है, और हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। इस प्रकार आप देखोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, एक सिंगल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक है जिसका सूत्र है C2H2, जिसे हम इथाइन कहते हैं। क्या आप इथाइन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रित कर सकते हैं। इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए दोनों कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंध की आवश्यकता होगी। कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार द्वि या त्रि आबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, तथा ये संतृप्त कार्बनिक यौगिकों की तुलना में अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब देखो, जैसे हमको कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड तो पहले ही दे दिया था, अब इसमें कह रहा है 2 हाइड्रोजन है, यानी एक इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, इस कार्बन के की तो 4 संयोजकता होती थी, यानी ये 4 लोग के साथ जुड़ेगा, अभी 2 ही जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है बाकी 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना खाली रहेगा, तो ये भी तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके खाली होगा, तो ये क्या करेंगे, आपस में ऐसे साझेदारी कर लेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब जरा देख सकते हो, ये कार्बन जो है 3 इसको दे दिया, एक इसको दिया, 4 कंप्लीट होगा। फिर इस कार्बन को देखो, 3 इसको दिया, एक इसको दिया, 4 संयोजकता कंप्लीट हो चुकी है। इसी को कहते हैं C2H2, यानी कि एथाइन। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इथाइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो हमने देखा था एथीन में हमने देखा है डबल बॉन्ड बना है, और एथाइन में हमने देखा है ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्यों ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि श्रृंखलाएँ, शाखाएँ एवं वलय। श्रृंखलाएँ, शाखाएँ एवं वलय, इस श्रृंखलाएँ, शाखाएँ एवं वलय हमने दूसरे वाले वीडियो में डिस्कस किया है। जैसे एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन अगर ऐसे जुड़ रहा है तो इसको हम शाखा कहते हैं। ठीक है, सॉरी श्रृंखलाएँ कहते हैं। ठीक है, अगर यहीं से एक और कार्बन ऐसे जुड़ के चलना शुरू हो जाए तो यहाँ से एक शाखा निकल रही है, इसलिए इसको शाखा स्ट्रक्चर कहते हैं। वलय कब कहते हैं, जब कार्बन कार्बन आपस में ऐसे क्लोज्ड जुड़े हों एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हमारा वलय स्ट्रक्चर होता है। इन्हीं सभी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कह रहा है कि पिछले खंड में हमने क्रमशः 1, 2, 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बनिक यौगिक जैसे कि मीथेन, एथेन तथा प्रोपेन पर चर्चा की। कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखला में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। जैसे हम जो अपना एक कार्बन यूज़ कर रहे थे, कभी 2 कार्बन कभी 3 कार्बन, ऐसे ऐसे टोटल 10 कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसकी बात कर रहे थे हम, मेथेन की बात कर रहे थे। मेथेन का सूत्र क्या होता था, CH4 होता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो संतृप्त यौगिकों के सूत्र की संरचना कुछ दिया गया है। जैसे हमारा मेथेन है, ठीक है, पहला हमारा मेथेन है, मेथेन का फार्मूला होता है CH4, और इसको संरचना के तौर पे दिखाओगे तो एक कार्बन के चारों तरफ क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, फिर हमारा इथेन है, तो देखो एक कार्बन को हम मेथेन कहते हैं, 2 कार्बन को हम एथेन कहते हैं, तो C2H6 हो गया। और इसमें देखो कार्बन की संरचना कैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई, इसको आराम से देख लो। ये हम लोग हालांकि इसको डिस्कस कर चुके हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं जिसको C3H8 कहते हैं, और इसको ऐसे डिस्कस करते हैं।
ध्यान देना, जो बाहरी वाले कार्बन होते हैं उसके साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं और बीच वाले के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। फिर ऐसे ही ब्यूटेन है, ब्यूटेन को C4H10 कहते हैं। इसमें भी देखो बाहरी वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और बीच वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। 5 को पेंटेन कहते हैं, जिसको C5H12 कहते हैं। इसमें भी बाहरी के साथ 3 हाइड्रोजन और बीच वाले के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। फिर 6 वाले को हेक्सेन कहते हैं, इसका सूत्र होता है C6H12। इसमें भी बाहरी वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और बीच वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। कह रहे किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करते हैं। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं के कार्बन यानी कि कंकाल बनाए तो हमें पता चलेगा कि 2 विभिन्न कंकाल बन के तैयार होते हैं। जैसे 4 कार्बन हैं, इनको एक हम श्रृंखला में भी जोड़ सकते हैं। फिर इन्हीं 4 कार्बन को हम शाखा के रूप में भी जोड़ सकते हैं। तो इनके जो कंकाल बन रहे हैं यानी कि जो संरचना बन रही है वो 2 तरीके के बन रही है, एक श्रृंखला वाली बन रही है और एक शाखा वाली बन रही है। अब देखो कह रहा है कि शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने पर हमें निम्नलिखित प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे अभी संयोजकता एक एक कंप्लीट हुई है ना, यहाँ भी एक एक कंप्लीट हुई है। बाकी के 3 संयोजकता को कैसे करेंगे, हाइड्रोजन भर के करेंगे, तो उसको यहाँ दिखाया गया है। जैसे हमारा कार्बन 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 4 था और बाकी को क्या करेंगे, हाइड्रोजन भर देंगे। तो बाहरी वाले में हमारा 3 हाइड्रोजन होगा और बीच वाले में 2 हाइड्रोजन होंगे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस इसके बारे में कर लिया है। ऐसे ही जो शाखा वाला है तो बाहरी वाले के साथ 3 कर दिया, फिर यहाँ भी बाहरी वाले के साथ 3, यहाँ भी बाहरी वाले के साथ 3, बीच वाले के साथ 2 होगा। बट चूंकि ये कार्बन के साथ ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, 3 तो जुड़ चुका है, एक ही खाली है ना, इसलिए इसके साथ 1 हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र है C4H10, लेकिन समान आणविक सूत्र है, लेकिन इनकी संरचनाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए इसको कहते हैं यौगिक संरचनात्मक समन्वय समावयव। ठीक है, यौगिक संरचनात्मक समावयव। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यौगिक संरचनात्मक समावयव क्या होता है, तो कहोगे ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन इनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं यौगिक संरचनात्मक समावयव। कह रहा है कि सीधी शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिक में कार्बन परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं। अभी जो हम लोग संरचना और शाखा में देखा था, कुछ ऐसे भी कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं जो वलय के रूप में होती है। वलय यानी रिंग बनाएगा, मतलब गोलाइक बना लेगा। तो यहाँ पर हम साइक्लोहेक्सेन की बात हो रही है। साइक्लो मतलब कि सर्किल में होगा, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, जो हम लोग यहाँ ऊपर डिस्कस किए। देखो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, प्रोपेन यानी 3 कार्बन। तो इसी प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। तो यहाँ पे C6H12 है। अब कह रहा है कि इसकी संरचना के बारे में बात हो रही है। तो 6 कार्बन है, तो 6 पहले क्या होंगे, सिंगल कार्बन के द्वारा हम इसको जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एकल बंध के द्वारा। बाकी की जो हमारा वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। तो ये बताओ इस कार्बन के पास हमारा क्या है, एक एक है। तो अगर यहाँ 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो अभी भी क्या हो रही है, इसकी 3 संरचना 3 ही वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। सिंपल, हर जगह भी क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे। यहाँ भी हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसी संरचना को यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है। हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो ये था हमारा साइक्लोहेक्सेन, जिसको C6H12 हमने नाम दिया है। ठीक है, कह रहा है कि क्या आप साइक्लोहेक्सेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु कैसे हम दिखाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु को आप थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। जैसे यहाँ 6 कार्बन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, 3 4 5 6। ठीक है, अब ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, एक इसको भी देगा। ठीक है, फिर ये एक अपना इसको देगा, एक ये इसको देगा। अब देखो तीनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा जोड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि कार्बन के पास 4 होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे 4 हमको दिखाना पड़ेगा। यहाँ हमने 4 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया है। अब इनके साथ हाइड्रोजन भी आएगा, हाइड्रोजन आएगा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन आ गया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया अपना एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, जैसे ये क्या करेगा, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ जाएगा, ऐसे इस हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ जाएगा। फिर ऐसे ही ये बाहरी वाले जो हैं वो सभी के सभी हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे।
ये बहुत रफली है, आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हो। मैं बस ऐसे रफली ही बना देता हूँ। यहाँ देखो हाइड्रोजन छूट गया है, यहाँ हाइड्रोजन एक एक है, तो इनको भी हम ऐड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये वाला कार्बन जो है वो अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है, फिर ये वाला कार्बन भी इसके साथ जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन भी इसके साथ जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन भी इसके साथ जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन भी इसके साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये वाला कार्बन भी तो अपना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसके साथ कंप्लीट कर रहा है। तो हर एक कार्बन जो है वो अपने अगल बगल वाले इर्द गिर्द वाले कार्बन के साथ अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार देख रहे हो ये कार्बन जो है वो चारों तरफ से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना थी। हालांकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, देखने में दिख रहा है, आप इसको पेंसिल और रबड़ से जब आसान अच्छे से बनाओगे तो और बढ़िया से दिखेगा। यहाँ कह रहा है कि केवल कार्बन हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो यहाँ आपको एक हेडिंग डालना है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो कहोगे ऐसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन्स यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल C2H4 लिख सकते हो, CH4 लिख सकते हो, C3H8 लिख सकते हो। ये सभी जो हैं वो एग्जाम्पल हैं हाइड्रोकार्बन्स के। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए इनका नाम हाइड्रोकार्बन पड़ा है। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कि कार्बन। क्लियर है? अब आगे कह रहा है कि इसमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स एल्केन कहलाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स एक या अधिक दोहरे आबंध वाले होते हैं, जिनको हम एल्कीन कहते हैं, तथा ये त्रि आबंध वाले भी होते हैं, जिनको हम एल्काइन कहते हैं। तो याद रखना है आपको, यहाँ से हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो 3 प्रकार के निकल के आया। पहला संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। जो संतृप्त है मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोकार्बन्स जो है वो 2 तरह के हुए हैं, संतृप्त और दूसरा है असंतृप्त। असंतृप्त जो संतृप्त है इसमें एक ही प्रकार है जिसको हम कह रहे हैं एल्केन, लेकिन जो असंतृप्त है वो आबंध के आधार पे है। अगर 2 आबंध है तो इसको हम कहेंगे एल्कीन। ठीक है, लेकिन अगर इसके त्रिआबंध है तो इसको हम कहेंगे एल्काइन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नोट भी बना सकते हो, यहाँ से आप नोट्स बना के इन चीज़ों को लिख सकते हो। तो बाकी का वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।